गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी के ऑनलाइन क्लासेज में मैं रेणु गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत लेकर उपस्थित हूँ रचनात्मक उपागम। अभी तक पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा थे आकलन के उपागम के अंतर्गत सबसे पहला हमने पढ़ा था व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम में कई शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत हमें पढ़े थे। उन्होंने जो पशु पक्षियों पर प्रयोग किए हैं, अपने जो प्रयोग सिद्ध किए हैं उनको हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि मानव भी पशु पक्षियों की तरह ही सीखता है। किसी ने कहा कि जैसे कि पावलोव ने कहा कि उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत में कि पहले व्यक्ति को उद्दीपक दिखाया जाए, उसके अकॉर्डिंग वह प्रतिक्रिया करता है। जो आदतें हमें सिखानी है उसके लिए पहले उसे लालच दिया जाए एक तरह से, तो वह अपनी स्वाभाविक क्रियाएं स्टार्ट कर देता है। और एक समय ऐसा आता है कि जो आदत हम उसे सिखाना चाहते हैं वह जो बेस्ट क्रिया हम उसे सिखाना चाहते हैं वह उसकी आदत बन जाती है। उस साथ के उद्दीपन से वह संबंधित हो जाती है और वह उसकी आदत बन जाती है। इसी तरह हमारे सामने क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत में हमने पढ़ा था, जो कि B.F. स्किनर ने दिया था। इसके बाद हमने बहुत सारे इन दोनों में अंतर भी, इनके शैक्षिक निहितार्थ भी हमने पढ़े थे कि शिक्षा में इन उपागमों का क्या उपयोग है। ये तो था व्यवहारवादी, यानी व्यवहारवादी उपागम ये कहता था कि बालक को देख के आसानी से सीख सकता है, उसे कोई भी व्यवहार सिखाया जा सकता है। लेकिन रचनात्मक उपागम ऐसा नहीं कहता। रचनात्मक उपागम का उद्देश्य ये है, रचनात्मक उपागम के बारे में ये बताता है कि विद्यार्थी किस प्रकार का ज्ञान ग्रहण करता है। यह कहता है विद्यार्थी किस प्रकार का ज्ञान ग्रहण करता है। कौन कहता है? रचनात्मक उपागम हमें ये बताता है कि विद्यार्थी किस प्रकार का ज्ञान ग्रहण करता है, किस प्रकार से वह किस प्रकार उद्देश्यों की प्राप्ति करता है, किस प्रकार उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। किस प्रकार का ज्ञान ग्रहण करता है और किस प्रकार उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। कौन? विद्यार्थी। कौन कहता है? रचनात्मक उपागम हमारे सामने इस बात को रखता है कि इसमें रचनात्मक उपागम का तात्पर्य यह बताता है कि कोई भी छात्र किस प्रकार का ज्ञान ग्रहण कर सकता है और किस प्रकार वह उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। यानी ये रटाए ज्ञान पर बल नहीं देता है। वह छात्र को यह समझाना चाहता है कि अगर आपके सामने शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित कर दिए गए हैं तो आप इनकी प्राप्ति किस प्रकार से कर सकते हो। यह बताता है कौन? रचनात्मक उपागम। देखिए किस प्रकार वह उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है जो कि शिक्षक द्वारा निर्मित किए गए हैं। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि विद्यार्थी अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। यह स्पष्ट करता है कि कौन? रचनात्मक उपागम यह स्पष्ट करता है कि विद्यार्थी ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है। देखिए अब तक हमने जो पढ़ा था वो ये था कि विद्यार्थी के सामने शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित कर दिए गए हैं। अब शिक्षक द्वारा ही नई तकनीकों का प्रयोग करके उसको अधिगम कराया जाता है, उसे रटाया जाता है। हमने कहा क्रिया प्रसूत अनुबंधन के द्वारा हम उसे रटा सकते हैं, उसे किसी भी बात का बार बार अभ्यास करा के उसमें आदत डाल सकते हैं, अच्छी आदतों का विकास कर सकते हैं, किसी भी विषय का
अध्ययन करा के शिक्षण विधियों के द्वारा उसको हम अधिगम करा सकते हैं। लेकिन रचनात्मक उपागम ये कहता है कि वह यह स्पष्ट करता है, यह सिद्धांत यह उपागम स्पष्ट करता है कि विद्यार्थी ज्ञान का अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। उसे किसी प्रकार के ज्ञान को रटाने की आवश्यकता नहीं होती, उसे किसी प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। ये कहता है कि उसे स्वतंत्र छोड़ दो, जो भी कार्य करना है उसे स्वयं करने दो, स्वयं विवेक उत्पन्न होने दो। यह सिद्धांत, यह उपागम हमारे सामने इसी बात को स्पष्ट करता है कि कोई भी ज्ञान बालक ग्रहण कर सकता है और उस ज्ञान का निर्माण है अपने लिए, अपने अनुभवों का निर्माण बालक स्वयं ही करता है। यह है रचनात्मक ज्ञान की। आपने देखा होगा विद्यालय में उसे कभी सब्जी खरीदना नहीं सिखाया जाता, विद्यालय में कभी उसे सामान खरीदना नहीं सिखाया जाता, लेकिन विद्यालय में उसे गणित सिखाई जाती है। क्या सिखाई जाती है? गणित सिखाई जाती है, जिसमें उसे प्लस माइनस, डिवाइडेशन, मल्टीप्लाई, ये सारी कैलकुलेशन सिखाई जाती हैं। तो रचनात्मक उपागम के अनुसार विद्यार्थी अपने विद्यालय में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग नवीन ज्ञान को सीखने में करता है, नवीन परिस्थितियों से समायोजन स्थापित कर सकता है। किस उपागम के अनुसार? रचनात्मक उपागम के अनुसार। यानी विद्यालय में उसने इन सब चीज़ों को, इन सब कैलकुलेशन को सीखा और इसका उपयोग वह अपने जीवन में करेगा। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा प्लस माइनस ही करता रहेगा, लेकिन अगर उसे मार्केट से कोई सामान लेना है, किसी चीज़ को जोड़ना है, घटाना है, कोई वस्तु क्रय करनी है, विक्रय करनी है, कोई बिजनेस खोलना है या कोई भी उन्नति उसे प्राप्त करनी है, तो वह इस कैलकुलेशन को अपने दिमाग में याद रखेगा। वह सीखे हुए ज्ञान को नवीन परिस्थिति में किस प्रकार प्रयुक्त किया जाए, यह बात किसके अंतर्गत आती है? रचनात्मक उपागम के अंतर्गत आती है। जो ज्ञान उसने विद्यालय में ग्रहण किया, अगर वह उसका अपने जीवन में उपयोग नहीं कर सकता है तो वह सीखा हुआ ज्ञान उसके किसी काम का नहीं है। जबकि रचनात्मक उपागम ये कहता है कि बालक को इस तरह से अधिगम कराया जाए, इस प्रकार का ज्ञान दिया जाए कि वह अपने सीखे हुए ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सके और अपने जीवन को जीने की राह आसान बना सके। यही है रचनात्मक उपागम का सिद्धांत। आगे देखिए, अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण कक्षा में अनेक शिक्षण पद्धतियों की ओर इंगित करता है। इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों को अधिक ज्ञान प्रदान करने के लिए किस प्रकार की नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाए। रचनात्मक उपागम परंपरागत तकनीकों को नकारता है, शिक्षण की परंपरागत विधियों को नकारता है। कौन? रचनात्मक उपागम शिक्षण की परंपरागत विधियों को अपनाता है, नकारता है। वह ये कहता है कि विद्यार्थी को इस प्रकार से अधिक ज्ञान प्रदान करने के लिए विद्यार्थी को शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। वर्तमान समाज की जो डिमांड है, वर्तमान समाज जो कहता है, वर्तमान भौतिक प्रसाधन जो उपलब्ध है, उनके अनुसार उन तकनीकों के प्रयोग द्वारा बालक अपने आप ही आगे बढ़े, न कि रटाए ज्ञान पर आगे चले कि शिक्षक कह रहा है और बालक को सुनना ही है। बालक का मानसिक स्तर आज इतना विकसित हो चुका है कि वह तर्क करने की क्षमता रखता है। अगर हमने इस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया है कि बालक को बोलने के लिए मौका दिया जा सकता है, तो बालक, जाहिर सी बात है कि अपने सामने कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर उसका समाधान स्वतः ही ढूंढ निकालेगा। अगर क्योंकि वह क्लास से संतुष्ट नहीं होगा, वह केवल अपने टीचर की बात से संतुष्ट नहीं होगा, वह उस समस्या को से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए इधर उधर भागेगा। इधर उधर भागने का मतलब है पुस्तकालय जाएगा, किसी अन्य टीचर से सजेशन लेगा, अपने मित्र मंडली में उस समस्या को रखेगा कि वास्तव में ये समस्या क्या है, अपने आसपास के परिवेश में उस समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करेगा, फिर वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। तो ये कहते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार बालक को अध्ययन नहीं कराया जा सकता, अधिगम नहीं कराया जा सकता। वर्तमान शिक्षा पद्धति ऐसी है, वर्तमान समाज की मांग ऐसी है कि बालक को क्रिएटिव होना चाहिए, अधिक से अधिक क्रियाशील बालक ही आगे बढ़ सकता है। केवल रटकर और पास होना, ये आपने देखा होगा एग्जाम में ये होता है, कई बच्चे ऐसे रट्टू तोता होते हैं कि एक क्वेश्चन को चाहे वह 10 पेज का है, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन याद करके चले जाते हैं।
और जब एग्जाम में अगर वे एक लाइन भी भूल गए या एक शब्द भी भूल जाते हैं तो पूरा की पूरा साफ हो जाता है। जबकि रचनात्मक उपागम ये कहता है कि इस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। रचनात्मक उपागम ये कहता है कि आप बच्चे को स्वयं करने दो, बच्चा अगर करके सीखेगा तो वह ज्ञान स्थायी रहेगा, क्रियाशील रहेगा, उसे रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह हर चीज को, हर बात को तथ्य के साथ स्वीकार करेगा। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित, नवीन तकनीकियों के प्रयोग के द्वारा विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा सकता है, क्रियाशील बनाया जा सकता है। जैसे आपने देखा है कि वर्तमान में ये व्हाइट बोर्ड चल रहा है, इससे पहले हमारे पास ब्लैक बोर्ड था और इससे भी हाई टेक्निक वर्तमान में आ गई है कि प्रोजेक्टर के माध्यम से हम अध्ययन बालकों को करा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑडियो और वीडियो, दृश्य और श्रव्य सामग्री द्वारा शिक्षण जब कराया जाता है तो बालक के दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कुछ ऐसा इंटरेस्टेड होना चाहिए कि बालक आपकी तरफ आकर्षित हो, ना कि ऐसा कि आप एक शिक्षक के रूप में उसके साथ रूढ़ व्यवहार कर रहे हैं और वह आपसे दूर चला जाए, आपसे ही नहीं, अब वह अपनी शिक्षा की प्रक्रिया से ही दूर चला जाए, उसके मन में एक कुंठा उत्पन्न हो जाए, या वह ठान ले कि नहीं मुझे शिक्षक कभी नहीं बनना है, मुझे शिक्षक का सामना नहीं करना है, जो करना है मैं खुद कर लूँगा। इंटरनेट पर सारी सामग्री उपलब्ध है, अगर आप उस इंटरनेट को ही कक्षा में उपलब्ध करा दोगे, उस इंटरनेट के माध्यम से तरह तरह की चीज़ों को आप यहाँ पर बताओगे, वर्तमान में क्या चल रहा है, किस प्रकार से बालक आगे बढ़ रहे हैं, देश में क्या चल रहा है, किन किन चीज़ों का नई चीज़ों का निर्माण हो रहा है, इन सब चीज़ों से आप उसे अवगत कराओगे तो बालक डेफिनेटली कक्षा से, घर से बाहर निकलकर कक्षा में आने के लिए प्रेरित होगा, स्वतः ही प्रेरणा उसमें उत्पन्न होगी कि मैं पीछे रह जाऊंगा। जबकि आज अभी कुछ विद्यार्थी, हमारी शिक्षा पद्धति ये होती जा रही है कि जैसे एमए कर रहा है कोई, एसएस से एमए कर रहा है तो वो पढ़ता नहीं है, वो केवल एक 1 वीक सीरीज आती है उसको पढ़कर एक रात में पास हो जाता है, लेकिन वह डाटा कलेक्ट करने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से दूषित हो गई है। रचनात्मक उपागम इस बात को करने की इजाज़त हमें नहीं देता। यह कहता है कि निरंतर आकलन करने के लिए बालकों को नई नई तकनीकियों द्वारा अध्ययन कराया जाना चाहिए और बालकों का समय समय पर क्या किया जाना चाहिए, आकलन किया जाना चाहिए, जिससे कि बालक पढ़ने के लिए प्रेरित हो, बालक कुछ करने के लिए प्रेरित हो। अगर आपके द्वारा आकलन नहीं किया जा रहा है समय समय पर तो आपको बालक की योग्यता का, बालक की उन्नति का, बालक की अवनति का कोई अंदाजा नहीं होगा। आपने जो शिक्षण तकनीकियाँ आपकी नज़र में जो सर्वश्रेष्ठ है वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे शिक्षण तकनीकियाँ बच्चे के लिए भी उतनी सक्सेसफुल हो। तो इन सभी का मूल्यांकन जरूरी होता है। रचनात्मक उपागम इस प्रश्न का उत्तर देता है कैसे सीखा जाए, हाउ टू लर्न। किसका उत्तर देता है रचनात्मक उपागम? हाउ टू लर्न, सीखा कैसे जाए, ना कि आपको ये सीखना है। हम ऐसे नहीं कह सकते, हमें ये नहीं कहना कि आपको ये याद करना है, हमें ये कहना है कि हाउ टू लर्न, कैसे सीखा जा सकता है। ये शिक्षण उद्देश्य है, ये विषय वस्तु है, ये सिलेबस है, ये हमारा लक्ष्य है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे प्राप्त करते हो। इन शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति आपके द्वारा कैसे की जा सकती है। रचनावाद विद्यार्थी को सूचना देने के पश्चात अधिगम हेतु सक्रिय बनाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाता है और बोध के उद्देश्य की पूर्ति करता है। क्या करता है? ये सक्रिय बनाता है। किसको? विद्यार्थी को सक्रिय बनाता है। रचनात्मक उपागम विद्यार्थी को सक्रिय बनाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाता है। उद्देश्यों की पूर्ति करता है। उद्देश्यों की पूर्ति कराता है। रचनात्मक उपागम एक्टिव बनाता है। जब तक आप एक्टिव नहीं रहोगे, एक्टिव का मतलब है कि भाग दौड़ नहीं करनी है हमें ज़्यादा, हमें अपने माइंड का यूज़ करना है। जबकि रटने में क्या होता है, जैसा आपको बता दिया गया, जैसा आपकी थाली में हलवा आ गया आपने खा लिया, ये चीज़ है। जबकि रचनात्मक उपागम बालक को कुछ ना कुछ करने की सोच उत्पन्न करता है, सक्रिय बनाता है कि अगर ऐसा हुआ तो बालक ये सोचे कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ।
इस चीज का वह प्रयोग करे और इसी से उसके व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा और इसी से जो शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनकी प्राप्ति बालक आसानी से कर पाएगा। आगे इसमें रचनात्मक उपागम विद्यार्थी को सूचना के निष्क्रिय रूप से ग्रहण करने की अपेक्षा सक्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में परिवर्तित कर देता है, यानी कि सक्रिय बना देता है। सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण नहीं करता, वह अधिगमकर्ता को सक्रिय बना देता है। यानी कि आपने अमूमन टीचर्स को ये कहते हुए देखा होगा, ये कहते हैं कि आजकल विद्यार्थी बहुत फास्ट हो गए हैं। फास्ट होने का मतलब है वह इंटरनेट से जुड़ गए, उन्हें देश विदेश की जानकारी अपने घर पर ही प्राप्त हो जाती है। ऐसे में शिक्षक उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकता, टीचर शिक्षार्थी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, परंपरागत विधियों का प्रयोग नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो विद्यार्थी तुरंत उससे पलटकर प्रश्न कर सकता है, तो वह उसे सक्रिय बनाता है। रचनात्मक उपागम छात्र इसमें स्वयं करके देख सकता है, उसे रटे रटाए ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह इसे ग्रहणकर्ता को सक्रिय रूप में परिवर्तित कर देता है। अध्यापक द्वारा निर्देशित विद्यार्थी अपने ज्ञान का निर्माण मात्र मैकेनिकल रूप में पुस्तक से ग्रहण करने की अपेक्षा सक्रिय रूप से ग्रहण कर लेते हैं। यही है रचनात्मक विद्यार्थियों उपागम द्वारा विद्यार्थी का आकलन। ये था रचनात्मक उपागम। रचनात्मक उपागम का उद्देश्य इस प्रकार का है कि विद्यार्थी किस प्रकार का ज्ञान ग्रहण करता है, वह उद्देश्यों की प्राप्ति किस प्रकार करता है, विद्यार्थी को यह सक्रिय बनाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन करता है, उसके उद्देश्यों की पूर्ति करवाता है। अधिगमकर्ता को यह पूर्ण रूप से सक्रियता प्रदान करता है। अब हम देखते हैं रचनात्मक उपागम के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन। अधिगमकर्ता हेतु आकलन करने में निम्न सहायता प्रदान करता है। रचनावाद से संबंधित अधिगम प्रक्रिया एक क्रियाशील प्रक्रिया है। विद्यार्थी को अधिक से अधिक क्रियाशील बनाए रखें ताकि उसकी अधिगम क्षमता में वृद्धि हो सके। रचनावाद से संबंधित विद्यार्थियों के आकलन हेतु निम्न सहायता हमें मिलती है। क्या सहायता मिलती है रचनावाद से? रचनावाद के माध्यम से हमें विद्यार्थियों के आकलन करने में क्या सहायता प्राप्त होती है? तो सबसे पहली ये सहायता प्राप्त होती है हमें जो सहायता है हमें सबसे पहले प्राप्त होती है। अधिगम प्रक्रिया एक क्रियाशील प्रक्रिया है। विद्यार्थी को अधिक से अधिक क्रियाशील बनाए रखें ताकि अधिगम क्षमता में वृद्धि हो सके। रचनावाद के अनुसार रचनावाद ये कहता है कि अधिगम प्रक्रिया क्या है? अधिगम क्रियाशील है। अतः विद्यार्थी को रचनावाद ये कहता है कि विद्यार्थी को अधिक से अधिक क्रियाशील बनाए रखे, उसे हमेशा कुछ करने के लिए दिया जाए जिससे उसकी अधिगम क्षमता में क्या हो? वृद्धि हो जाए। रचनावाद के अनुसार अधिगमकर्ता का आकलन इस प्रकार कर सकते हैं कि अधिगम जो शब्द है वह स्वयं में एक क्रियाशील शब्द है। कोई भी व्यक्ति तभी सीख सकता है जब उसने खुद ने उस कार्य को किया हो, उसमें उस कार्य को करने की रुचि हो, इंटरेस्ट हो, तभी वह उस कार्य को कर सकता है। तो क्रियाशील जब यह अधिगम स्वयं है तो यह छात्र के अधिगम की क्षमता को अपने आप ही बढ़ा देता है, छात्र को क्रियाशील रहने में यह मदद करता है। इस प्रक्रिया में अधिगम पूर्व ज्ञान के आधार पर भी ज्ञान ग्रहण करता है। रचनावाद में पूर्व ज्ञान के आधार पर भी ज्ञान ग्रहण करता है। कौन? अधिगमकर्ता। इसमें क्या करता है रचनावाद में? पूर्व ज्ञान के आधार पर भी वह ज्ञान ग्रहण करता है। छात्र का जैसा बेस होगा वैसा ही वह अधिगम कर पाएगा और इस प्रकार पूर्व ज्ञान से संयोजित ज्ञान को वह अच्छे से ग्रहण कर पाएगा। उसके लिए विषय वस्तु सरल हो जाएगी और वह लास्ट तक सक्रिय बना रहेगा, जिसका अधिगम स्थायी बना रहेगा क्योंकि उसे इस विषय में पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान जब है उसे तो वह अपने ज्ञान को और अधिक परिपक्व कर सकता है। पूर्व ज्ञान के आधार पर भी ज्ञान ग्रहण करता है, अतः विषय वस्तु को
को पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसको? शिक्षक को विद्यार्थी को जो विषय वस्तु पढ़ानी है उसे पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आपने पढ़ा होगा, इसके लिए हम एक कौशल प्रयोग करते हैं। कौन सा? प्रस्तावना कौशल, जो कि पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। हम इसके द्वारा ये जानना चाहते हैं कि छात्र को इस बिंदु से संबंधित कितनी जानकारी है, वह इस बात के विषय में कोई बेस रखता है, कोई बेसिक जानकारी रखता है या नहीं रखता है। जब हम इस बात की जानकारी कर लेते हैं कि छात्र का मानसिक स्तर क्या है, छात्र का इस विषय से में पूर्व ज्ञान क्या है, पहले इसने कहाँ तक पढ़ा है और आगे है क्या पढ़ने की क्षमता रख सकता है, या हमें इससे इस बात का भी ज्ञान हो जाता है कि इसको हम किस स्तर से आगे ले जाएं। अगर हम अपनी ही विधियों के द्वारा पढ़ाते रहेंगे और हमने उसके छात्र के पूर्व ज्ञान का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, हमें पता ही नहीं कि उसे पता है नहीं पता है। जैसे राष्ट्रपति है, और उसे जब हमें ये नहीं पता कि राष्ट्रपति होता कौन है, जब छात्र को यही नहीं पता तो वह उसका नाम कैसे जान सकता है। हमें राष्ट्रपति की योग्यताएं बतानी है, उसकी शर्तें बतानी है, तो पहले हमें ये बताना होगा, ये जानकारी लेनी होगी, या अगर उसे जानकारी नहीं है तो हमें ये बेसिक नॉलेज प्रदान करनी होगी कि वास्तव में राष्ट्रपति होता कौन है, किसे राष्ट्रपति कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो भी ज्ञान, जो भी विषय वस्तु आप पढ़ा रहे हो उसे छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित करके ही आपको पढ़ाना चाहिए। इस उपागम में सीखने वाला कौन है? अधिगमकर्ता की भूमिका भी अध्यापक की भूमिका की तरह महत्वपूर्ण है। वह सीखने के लिए स्वयं भी उत्तरदायी होता है। यानी इस उपागम में अधिगमकर्ता की भूमिका, उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अध्यापक की भूमिका। अधिगमकर्ता की भूमिका शिक्षक की भूमिका की तरह ही महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि अधिगम, देखिए जो भी शिक्षण प्रक्रिया है हमारी, वो 3 बिंदुओं पर केंद्रित होती है। एक तो पाठ्य वस्तु, एक शिक्षक और एक छात्र। छात्र को भी मूल्यांकन की आवश्यकता होती है और शिक्षक को भी मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। शिक्षक भी अधिगमकर्ता होता है तो छात्र भी अधिगमकर्ता होता है। इसलिए कहा गया अधिगमकर्ता की भूमिका शिक्षक की भूमिका की तरह ही महत्वपूर्ण होती है। जब अधिगमकर्ता यानी ज्ञान ग्रहण करने वाले की इच्छा ही नहीं होगी ज्ञान ग्रहण करने की, जैसे आप मुझे कोई चीज़ देना चाह रहे हो, मेरी इच्छा ही नहीं है कि मैं, मेरे काम की नहीं है, मैं लेऊंगी नहीं इसको, मैं लेना ही नहीं चाह रही हूँ, तो उस वस्तु का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। आप चाहे कितने ही तरीके से उसे पेश करें, जब मैं उस वस्तु की तरफ अट्रैक्टिव ही नहीं हूँ, आकर्षित ही नहीं हूँ, तो वो वस्तु मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखती। तो अधिगमकर्ता को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो ज्ञान उसे दिया जा रहा है, इस बात का पता होना चाहिए कि जो विषय वस्तु उसे पढ़ाई जा रही है, जो शिक्षण उद्देश्य उसके निर्धारित किए गए हैं, वह उसके जीवन में क्या उद्देश्य रखते हैं, क्या महत्व रखते हैं। जब अधिगमकर्ता इस बात का पता चल जाता है, उसे इस बात का भान हो जाता है कि यह जो शिक्षक द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है वह मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, यानी अधिगमकर्ता की रुचि इसमें मायने रखती है। जितना दायित्व शिक्षक का होता है, शिक्षक जब ये चाहता है कि उसके सारे बच्चे पढ़े लिखें और आगे बढ़ें, तो एक अधिगमकर्ता का भी ये महत्व होता है कि जो ज्ञान उसे दिया जा रहा है वह उसी रूप में उसे अच्छे से ग्रहण करे। तो दोनों की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है। ये थे रचनात्मक उपागम। अब रचनात्मक आकलन में शिक्षक की भूमिका हम पढ़ेंगे। रचनात्मक उपागम पढ़ लिया आपने कि इसमें इसका ये उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी किस प्रकार का ज्ञान ग्रहण करता है, विद्यार्थी किस प्रकार ज्ञान ग्रहण करता है, उद्देश्यों की प्राप्ति वह किस प्रकार करता है। यह उपागम बालक को ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाशील रहने के लिए प्रेरित करता है कि बालक जब ज़्यादा क्रियाशील रहेगा, अधिक क्रियाशील रहेगा, अधिगम में उसे सक्रिय रखा जाएगा, उसकी इंद्रियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा, तभी वह प्रभावी अधिगम कर पाएगा और शिक्षक उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने बताया था कि रचनावाद से संबंधित अधिगमकर्ता हेतु आकलन करने के लिए हमें इस प्रकार से सहायता प्रदान करता है कि अधिगम एक क्रियाशील प्रक्रिया है। इस क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए अधिगमकर्ता को भी पूर्ण रूप से हमें क्या रखना है, क्रियाशील रखना है।
जो भी ज्ञान शिक्षक के द्वारा छात्र को उपलब्ध कराया जा रहा है वह छात्र के पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर हम नई तकनीकियों का प्रयोग कर रहे हैं तो पहले हमें पुरानी तकनीकियों की कमियां उसे बतानी होंगी। अधिगमकर्ता की भूमिका एक शिक्षक की भूमिका के समान ही इम्पोर्टेंट होती है इसमें कि अधिगमकर्ता जब इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, वह इस ज्ञान को ग्रहण ही नहीं करना चाहेगा, उसके सामने उसके उद्देश्य क्लियर नहीं होंगे तो वह किसी बात को, किसी भी विषय को अच्छे से नहीं पढ़ सकता है। अब हम पढ़ते हैं कि रचनात्मक उपागम के शैक्षिक निहितार्थ क्या है, शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या है, रचनात्मक आकलन में शिक्षक की भूमिका। इस प्रकार के आकलन में अध्यापक को विद्यार्थियों के समक्ष इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए जिससे वह अधिक क्रियाशील रह सके। अब इसमें शिक्षक की भूमिका क्या है कि रचनात्मक उपागम के माध्यम से शिक्षक किस प्रकार कार्य कर सकता है। तो ये सक्रिय प्रक्रिया है। रचनात्मक उपागम सक्रियता को जोड़ देता है, क्रियाशीलता को जोड़ देता है, क्रियाशीलता को बताता है। तो जाहिर सी बात है सबसे पहला बिंदु इसका यही आएगा कि रचनात्मक उपागम में शिक्षक की भूमिका। रचनात्मक उपागम में शिक्षक की भूमिका। इस प्रकार के आकलन में अध्यापक को विद्यार्थियों के समक्ष इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए कि वह अधिक से अधिक क्या रह सके, क्रियाशील रह सके। कौन रह सके? छात्र। अध्यापक को इस प्रकार की परिस्थितियां उसके सामने छात्र के सम्मुख प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह अधिक से अधिक सक्रिय रह सके, ना कि निष्क्रिय हो जाए कक्षा में। इसके लिए शिक्षक को कक्षा में अंतःक्रिया करते रहना चाहिए, वाद विवाद करते रहना चाहिए, किसी बिंदु को करंट में जो समाज में जो बुराई फैली हुई है उसके विषय में चर्चा करती रहनी चाहिए, जिससे छात्र चिंतन के लिए मजबूर हो, छात्र सोचने के लिए मजबूर हो, छात्र उसका आंसर दे सके। क्योंकि हर व्यक्ति की, हर बालक की एक विचारधारा होती है, तो कोई बिंदु दे दिया उसके विषय में वह चर्चा करे। तो ऐसी अंतःक्रिया शिक्षक को करती रहनी चाहिए जिससे कि वह अधिक से अधिक अधिगम कर सके, ताकि उनका उचित आकलन किया जा सके। विद्यार्थियों को पूर्व के मूर्त अनुभवों के आधार पर धीरे धीरे उन्हें सामान्यीकृत करते हुए अमूर्त सिद्धांतों की ओर प्रेरित करें। मूर्त से अमूर्त की ओर उसे प्रेरित करना चाहिए। छात्रों से अधिक प्रश्न पूछें और उन्हें सक्रिय रखें। प्रयोगात्मक कार्य के माध्यम से भी कैसे रचनात्मक आकलन कैसे किया जा सकता है कि उन्हें अधिक से अधिक क्या रखें, सक्रिय रखें। प्रयोगात्मक कार्य दें। प्रयोगात्मक कार्य प्रदान करें किसको, छात्रों को। एक तो अंतःक्रिया करते रहना चाहिए अधिक से अधिक क्रियाशील बनाने के लिए, उनसे प्रश्न पूछने चाहिए, सक्रिय रखने के लिए प्रश्न पूछें और प्रयोगात्मक कार्य उन्हें प्रदान करें। मूर्त से अमूर्त चिंतन की ओर ले जाएं, जो वर्तमान में उन्हें दिख रहा है उसका भान कराते हुए अमूर्त जो जिसको वह नहीं देख पा रहे, जिस बिंदु का वह अध्ययन नहीं कर पा रहे उसकी ओर उन्हें ले जाएं। विद्यार्थियों के आकलन विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाए। जैसे कई बार आप कहते हैं कि आज आपकी मौखिक ओरल एग्जाम होगा, ओरल एग्जाम का करिए, सरप्राइज टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, या इस विधि को हम इस टॉपिक पर हम डिबेट करवाएंगे, या आपसे निबंधात्मक आंसर लिखने के लिए कहेंगे। ये सारी विभिन्न आकलन के लिए उसकी विभिन्न तकनीकों का प्रयोग हम कर सकते हैं। रचनात्मक उपागम के अंतर्गत आकलन में शैक्षिक प्रत्यय और विभिन्न समस्याओं से संबंधित तथ्यों की ओर विभिन्न ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान में शिक्षा प्रणाली कैसी है, वर्तमान में कैसी शिक्षा होनी चाहिए, छात्र की आवश्यकता क्या है, शिक्षक की आवश्यकता क्या है, समाज की आवश्यकता क्या है, छात्र किस क्षेत्र में अपना निखार कर सकता है, अपना विकास किस क्षेत्र में कर सकता है। इन शैक्षिक समस्याओं पर विचार करते रहना चाहिए। छात्रों को पुनः स्मरण के संप्रत को नवीन संदर्भ के साथ जोड़कर
अधिगम कराना चाहिए। याद रहे कि देखो पहले प्राचीन काल में ऐसे होता था और नवीन शिक्षा पद्धति ये कहती है, तो इस तरह के नवीन संप्रदायों को जोड़कर अधिगम कराना चाहिए, जिससे अंतर भी समझ में आए। एक युगांतर जो होता है, आज हम देखते हैं जो विवाद सारे होते हैं वे इसलिए होते हैं, नवीन पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की विचारधारा मिलती नहीं है। तो पहले हम उसे उसका भान करा दें कि पहले समाज ऐसा था, पहले प्राचीन कालीन पद्धति ऐसी थी, वर्तमान में ऐसी हो रही है। तो इस चीज़ का हमें ज्ञान करा देना चाहिए। विद्यार्थियों को का आकलन करते समय अध्यापक को बालक के स्तर, ज्ञान का स्तर, समझ का भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आकलन करते हैं बालक का स्तर, ज्ञान का स्तर और समझ का भी ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक को ऐसा नहीं कि अपने विचार बालक पे थोप दिए जाए, शिक्षक के द्वारा ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस लेवल को वह पढ़ा रहा है, बालक का स्तर क्या है, बालक की आयु क्या है, वास्तविक आयु क्या है, बालक इस वास्तविक आयु में किस हद तक सोच सकता है, वह कैसे परिवेश में वर्तमान में रह रहा है, किस प्रकार की उसकी समझ विकसित हुई है, इस सबको जोड़ते हुए उसे अधिगम कराना चाहिए। बालक है लो लेवल का और हमने उसे हाई टेक्निक बता दी तो वह उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो बालक के स्तर को जानते हुए अधिगम कराना चाहिए, आकलन करना चाहिए। विद्यार्थियों का आकलन सतत और व्यापक रूप से करना चाहिए, अवधि स्थगित नहीं करनी चाहिए। आकलन सतत और व्यापक रूप से करना चाहिए। स्थगित नहीं करना चाहिए, यानी रुकना नहीं चाहिए, समय समय पर उसका आकलन करते रहना चाहिए। विद्यार्थियों के रचनात्मक उपागम में आकलन के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं। रचनावादी उपागम के संप्रति को नष्ट करना, विद्यार्थियों के अधिगम हेतु उसे प्रेरित करना, यानी टोटल में आगे बात यह है रचनात्मक उपागम सबसे ज़्यादा महत्व रखता है छात्र को क्रियाशील बनाने में। यह इसका एक मेन उद्देश्य है कि छात्र रटकर नहीं सोचे, रटकर नहीं पास हो, वह उसमें कुछ ऐसे व्यवहार उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन लाने के लिए उससे हमें हमेशा सक्रिय बनाना होगा। सक्रिय बनाने के लिए एक शिक्षक परंपरागत तकनीकों से हटकर नवीन तकनीकों का प्रयोग अपनी कक्षा के अंतर्गत कर सकता है। आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।